हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लेंगे। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जैसे कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में सभी जानते हैं। क्रिप्टो करेंसी को तभी वैलिड माना जाता है जब वो किसी एक्सचेंज पर ट्रेड हो, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई में डिमांड तभी क्रिएट होती है जब किसी चीज़ की बाइंग हो, और क्रिप्टो करेंसी के फील्ड में ये चीज़ें होती हैं एक्सचेंज पर, और सप्लाई तो लिमिटेड रहती है, ये हम सभी जानते हैं। एक बार जितने कॉइन ब्लॉकचेन में माइन हुए उतने ही रहेंगे, या फिर माइनिंग जो चलती है प्रोसेस उसके अकॉर्डिंग, लेकिन सप्लाई लिमिटेड रहती है। डिमांड बाइंग और सेलिंग पर निर्भर करती है। ज़्यादा बायर आएंगे तो डिमांड बढ़ेगी, और बायर कम हो जाएंगे तो डिमांड घट जाएगी। उसी तरीके से प्राइस डिसाइड किया जाता है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वन कॉइन क्रिप्टो करेंसी की। तो यहाँ पर वन कॉइन का ट्रांजेक्शन आया था यूनाइटेड अरब अमीरात में, और आप सभी ये जानते हैं कि यूएई इस टाइप के मैटर को कितनी स्ट्रिक्टली लेता है, यानी कि वहाँ पर कानून कितने सख्त हैं। तो आज हम उसी चीज़ का यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। 18 अक्टूबर 2022 की यूनाइटेड अरब अमीरात की ये न्यूज़ है, और यहाँ पर एक डिस्कशन चल रहा था। किसी इंसान ने वन कॉइन खरीदे थे एक्सचेंज पर, जब एक्स कॉइन एक्स लॉन्च चल रही थी उस टाइम खरीदे थे, और किसी कॉइन के बदले में उन्होंने खरीदे थे, यानी कि अब वन कॉइन को ट्रेड किया था उन्होंने किसी दूसरी क्रिप्टो करेंसी के साथ। अब जिन्होंने वन कॉइन बाय किए थे उनका ये कहना है कि भाई हमने आपको एक रियल क्रिप्टो करेंसी दी थी, और उसके बदले में आपने हमें क्या दी है, एक फेक क्रिप्टो करेंसी। तो अब हमें उस क्रिप्टो करेंसी के बदले में पैसे चाहिए, यानी कि हमारी वो रियल क्रिप्टो वापस करो, क्योंकि वन कॉइन एक पॉन्जी स्कीम हो गया। तो अभी क्या है, ये मैटर जब कोर्ट में आया तो कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि भाई आप हमें प्रूव करो कि किस तरीके से एक्स कॉइन एक्स एक्सचेंज चल रही थी, और उन्होंने सारी चीज़ें वेरीफाई करी। वेरीफाई करने के बाद जिन्होंने वो कॉइन खरीदे थे या दिए थे, उनकी तरफ से मैटर आया कि ये जो चीज़ें हुई हैं ये डील सेकर के अकॉर्डिंग वैल्यू डिसाइड की जाती है। तो कोर्ट का क्या कहना है, डील सेकर को क्या एक वैल्यू प्रोवाइड करने वाला सिस्टम माना जाएगा या नहीं, यानी कि प्रोडक्ट एक्सचेंज एग्जिस्ट करती है या नहीं, वो आज हम इस रिपोर्ट में देखेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप चीज़ों को ज़रूर समझिए, पढ़िए, तभी आपको सही कंसेप्ट का पता चलेगा। हम ये नहीं कह रहे कि वन कॉइन 42.33 यूरो का है या नहीं, तो है या नहीं ये आप इस आर्टिकल के पढ़ने के बाद में सारी चीज़ें समझ जाएंगे। आपको ये ज़रूर देखना है कि क्या डील सेकर जैसी चीज़ें किसी प्रोडक्ट की वैल्यू को डिसाइड कर सकती हैं, या फिर वो वैल्यू किस तरीके से कंसीडर की जाएगी। क्योंकि इतना तो हम सभी जानते हैं, जब तक ओपन मार्केट में आप चीज़ों को ट्रेड नहीं करते तब तक कोई वैल्यू नहीं रहती। अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं चाहे आप किसी भी ई कॉमर्स साइट पर चले जाएं, फेसबुक पर चले जाएं, या फिर जो फ्लिपकार्ट पर चले जाएं, अमेजोन पर चले जाएं, वहाँ पर जो पॉइंट होते हैं फिनटेक कंपनी के अंदर, जो पॉइंट रहते हैं, किसी भी बैलेट में जो पॉइंट मिलते हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं नेशनल करेंसी के साथ ट्रेड किया जाता है, तभी उनकी वैल्यू रहती है। लेकिन ऐसी करेंसी जिसकी कहीं पर भी कोई एक्सचेंज नहीं है, कोई भी मान्यता नहीं है, तो क्या हम उसको एक प्रोडक्ट एक वेबसाइट के माध्यम से एक्सचेंज मान सकते हैं? नहीं। वेब 3.0 भी हम यहाँ पर समझेंगे, काफ़ी ज़रूरी है तीन सारी चीज़ें समझना। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले इस आर्टिकल को देखते हैं। आर्टिकल का टाइटल है यूएई अपील कोर्ट इनवैलिडेट क्रिप्टो करेंसी एग्रीमेंट, इनवैलिडेट क्रिप्टो करेंसी एग्रीमेंट एंड डिफाइन पॉन्जी स्कीम। और इन्होंने पॉन्जी स्कीम क्या होती है ये डिफाइन करा है। वन कॉइन ट्रांजैक्शन का डिस्प्यूट था, उसको लेकर मैं एक चीज़ आपको पढ़कर सुनाऊंगा। आप चाहें तो खुद भी इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। wjsnews.com पर आपको इसकी हाईलाइट मिल जाएंगी। आप चाहें तो lexology.com पर जाकर ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर है, इन ए रेयर जजमेंट द अपील्स कोर्ट ऑफ रस अल काहिम UAE applies the element of contract formation of the Federal Civil Transaction Law of invalidate a cryptocurrency transaction, finding that object of the agreement did not fulfill the requirement of being possible, specific and specifiable and negotiable। यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट डिड नॉट फुलफिल, एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट जो है वो फुलफिल नहीं हुआ है, और ना ही यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी लगती है, ना ही कोई स्पेसिफाइड चीज़ें हैं, ना स्पेसिफिएबल है, और ना ही वो नेगोशिएबल है। तो यहाँ पर देखिए कोर्ट ने कह दिया कि आप जो बातें कर रहे हैं यहाँ पर वो पॉसिबल भी नहीं है, और वो कुछ स्पेसिफिक भी नहीं है, और वो नेगोशिएट करने लायक भी नहीं है। अब देखिए फर्दर मोर अपील्स कोर्ट क्लासिफाइड द ट्रांजेक्शन ऑफ एज ए पॉन्जी स्कीम एंड प्रोवाइड ए डेफिनेशन देयरफॉर falling within the general
अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉन्जी स्कीम। तो यहाँ पर जजमेंट कोर्ट ने अपने अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन भी दी है कि जो कोई एसेट है या फिर कोई डिजिटल एसेट है उसको किस तरीके से आप पहचानेंगे, या फिर कोई कंपनी है या फिर कोई पॉन्जी स्कीम है, पिरामिड स्कीम है, उसको किस तरीके से पहचानेंगे वो भी यहाँ पर है। बट विद ए वाइडर नेट दैट रिक्वायर्स personal engagement in the digital asset economy in UAE to be better attuned with recent rule and regulation surrounding digital asset. Also notable, the transaction is in dispute involved the infamous OneCoin crypto। तो यहाँ पर ये अब देखिए हम क्लेम देखते हैं, इसमें क्लेम क्या हुआ था। तो क्लेम यहाँ पर हुआ था, The claim alleged that the defendant मतलब seller sold the plaintiff buyer, ये plaintiff buyer हैं, 40,000 यूनिट ऑफ OneCoin एट ए वैल्यू ऑफ AED 1 लाख, 1 लाख AED उसने सेल की थी और 40,000 यूनिट OneCoin की खरीदी थी। एंड डिस्पाइट द बायर पेमेंट ऑफ फॉर द एक्सचेंज सेलर डिड नॉट डिलीवर द टोकन यूनिट, और सेलर ने जो है उनको यूनिट नहीं दी। तो सेलर ने क्या किया था, सेलर ने AED 1 लाख AED सेल की थी और बायर ने 40,000 OneCoin खरीदे थे, लेकिन सेलर ने तो सेल कर दी और सेलर ने जो डिलीवर नहीं किए टोकन, जो OneCoin थे वो डिलीवर नहीं किए। द सेलर इश्यूड द बायर बिफोर प्राइमरी कोर्ट ऑफ रस अल खाइम। तो ये कोर्ट का नाम है, इन्होंने जो है इस मुकदमे को कोर्ट में ले गए। आप यहाँ पर समझिए कि 1 लाख AED कॉइन के बदले में 40,000 OneCoin खरीदे थे। AED तो ट्रांसफ़र हो गए, लेकिन 40,000 OneCoin के बदले में कुछ उन्हें मिला नहीं, तो उसके बदले में उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। अब देखिए वहाँ पर क्या डिस्प्यूट निकल कर आते हैं, क्या निर्णय निकल कर आए वो आप समझिए। जैसे अपने यहाँ 2 कोर्ट रहते हैं, प्राइमरी कोर्ट, सेकेंडरी कोर्ट, यानी कि आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर आपका हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है, तो वैसे ही वहाँ पर भी कोर्ट थे। तो इनका जो प्राइमरी कोर्ट था उसने एनालिसिस किया और जजमेंट क्या दिया वो आप समझिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं एन इनक्रिप्टेड डिजिटल करेंसी इज ए वर्चुअल करेंसी और ए डिजिटल एसेट बेस्ड ऑन ए नेटवर्क एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ए लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम नोन एज ब्लॉकचेन। तो डिजिटल एसेट वही एसेट कंसीडर किया जाएगा जो ब्लॉकचेन पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी कि जिसको ब्लॉकचेन से इनक्रिप्ट किया जाएगा, बनाया जाएगा और ब्लॉकचेन के थ्रू ही उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ड्यू टू दिस डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर एन इनक्रिप्टेड डिजिटल करेंसी इज कंसीडर्ड नॉट सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड सेंट्रलाइजेशन। और जो भी क्रिप्टो करेंसी रहेंगी या फिर जो भी डिजिटल करेंसी हैं या फिर जो भी डिजिटलाइज स्ट्रक्चर हैं वो किसी भी गवर्नमेंट के, अथॉरिटी के और किसी भी सेंट्रलाइज सिस्टम के कंट्रोल में नहीं रहेगी, यहाँ पर ये कोर्ट का कहना है। बिटकॉइन, लाइटकॉइन, इथीरियम are among the most popular of these currencies and in order to be converted into cash a cryptocurrency must be traded on a special exchange। तो यहाँ पर कोर्ट ने सबसे पहले ये कहा है कि जितनी भी क्रिप्टो करेंसी रहेंगी वो सभी एक्सचेंज पर ट्रेड होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होना चाहिए, कोई अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए और किसी भी तरीके से उसमें किसी गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के जो डिजिटल करेंसी रहेंगी, डिजिटल एसेट रहेगा, उसको ही क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। अब हम बात करते हैं इनके पॉइंट नंबर 2 पर। तो ये कह रहे हैं टू वेरीफाई द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट करेंसी। इस करेंसी की एक्चुअल वैल्यू वेरीफाई करने के लिए ए वैरायटी ऑफ सोर्स ऑन द इंटरनेट पर सर्वेड, यहाँ पर इंटरनेट पर जो सोर्स अवेलेबल थे उनका सर्वे किया गया। बट नो एक्सचेंज ट्रेडिंग OneCoin वाज फाउंड, लेकिन OneCoin को ट्रेड करने वाली कोई भी एक्सचेंज उनको नहीं मिली। तो अब OneCoin एक क्रिप्टो है नहीं, इसको वेरीफाई करने के लिए कोई एक्सचेंज मिलनी चाहिए थी, लेकिन इन्हें कोई भी एक्सचेंज नहीं मिली। एंड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट OneCoin एक्सचेंज नॉन एज XCoinX वाज क्लोज्ड विदाउट एनी नोटिस। और OneCoin की एक्सचेंज XCoinX बिना किसी नोटिस के बंद कर दी गई थी। एंड देयरफॉर द करंट एंड पास्ट वैल्यू ऑफ दिस कॉइन कैन नॉट बी कन्फर्म। तो इसीलिए OneCoin की प्रेजेंट
और पास्ट वैल्यू को किसी भी तरीके से कंफर्म नहीं किया जा सकता। तो आप यहाँ पर देखिए वन कॉइन की वैल्यू को कंफर्म नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई भी एक्सचेंज अवेलेबल नहीं है, और प्रेजेंट और पास्ट में कोई जो वैल्यू थी उसको भी कंफर्म नहीं किया जा सकता क्योंकि एक्स कॉइन एक्स को बिना किसी नोटिस के क्लोज कर दिया गया था। तो अब यहाँ पर हम दोबारा आते हैं केस पर। दिस प्राइमरी कोर्ट रूल्ड टू रिसाइन द सेल कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑब्लिगेटेड द सेलर टू रिटर्न द परचेज प्राइस ऑफ AED। तो यहाँ पर इन्होंने AED का परचेज प्राइस जो था, यानी कि 1 लाख AED का जो प्राइस था उसकी वैल्यू को रिटर्न करने के लिए कहा है, एंड पे 1,10,000 AE इन कम्प्रेहेंसिव कंपनसेशन टू द बायर। और उन्होंने ये कहा है कि जो बायर है उसको आपको 10,000 AED और देनी पड़ेंगी कंपनसेशन के तौर पर। यानी कि जिस बंदे ने 1 लाख AED के 40,000 वन कॉइन खरीदे थे, उन्हें कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि आपको जो है 1 लाख AED मिलेंगे और आपको 10,000 AED कंपनसेशन के तौर पर भी मिलेंगे। ऐसा कोर्ट ने डिसीजन दिया है, यानी कि यहाँ पर फेवर हमें यहाँ पर वन कॉइन के अगेंस्ट जो है डिसीजन देखने को मिला है कोर्ट का। लेकिन अब जैसे कोर्ट के ऊपर कोर्ट रहता है तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट होता है अपने यहाँ हाई कोर्ट के बाद। तो यहाँ पर ये अपील पहुँची अपील कोर्ट के प्रोसीजर में, और वहाँ पर क्या होते हैं देखिए, यहाँ पर एक जो नया डिसीजन आया वो ये, द सेलर अपील्ड द प्राइमरी कोर्ट जजमेंट बिफोर अपील्स कोर्ट arguing that the sale is valid as it was conducted through a deal seeker platform and it does not violate the law nor public policy। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो वन कॉइन की वैल्यू है वो डील सेकर प्लेटफॉर्म के थ्रू जनरेट होती है, और इसलिए यहाँ पर कोई भी ना तो किसी गवर्नमेंट रूल का वायलेशन होता है और ना ही किसी पब्लिक पॉलिसी का कोई वायलेशन होता है। अब यहाँ पर देखिए, द फैक्ट ऑफ द एग्रीमेंट एज अर्ज्ड बाय द सेलर इन अपील बिटवीन टू पार्टीज is that the seller would maintain the cryptocurrency in accordance with the seller terms and conditions as listed online and release it for transfer to the buyer between certain period of time। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कुछ एक निर्धारित समय के भीतर ये चीज़ें ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए। बाकी आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। द सेलर आर्ग्यू दैट दे हैड explain the buyer the rule of exchange and possibilities and the possibility of profit and loss and risk that might occur to the buyer। तो यहाँ पर सेलर ने कहा है कि भाई एक्सचेंज के रूल के मुताबिक जो प्रॉफिट लॉस होता है वो बायर को उसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। इस टाइप की चीज़ें उन्होंने कही। द सेलर अर्ज दैट दे हैड इन्फॉर्म द बायर buyer of the period of acquire the one coin unit but did not receive any confirmation from the buyer। और यहाँ पर सेलर ये भी कह रहा है कि हमने बायर से कहा था कि आप वन कॉइन यूनिट रिसीव कर लो और उसका कन्फर्मेशन दे दो, लेकिन बायर ने हमें कोई कन्फर्मेशन नहीं दिया। द बायर रिफ्यूटेड एनी कम्युनिकेशन टू एक्वायर द यूनिट दैट द पीरियड हैड अकर्ड। और यहाँ पर बायर का कहना है कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कम्युनिकेशन नहीं मिली है। तो ये था, यानी कि एक बंदा जिसने वन कॉइन सेल किए थे, 40,000 वन कॉइन सेल किए थे 1 लाख AED के बदले में, तो सेलर कह रहे हैं कि मैंने तो देने के लिए कहा था, लेकिन जिसने वन कॉइन खरीदे थे उसने कहा कि मैंने AED का पेमेंट तो दे दिया था लेकिन मुझे वन कॉइन नहीं मिले थे और ना ही मुझे कोई कंफर्मेशन मिली थी। तो ऐसे में अपील कोर्ट का जजमेंट क्या आया है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर पढ़िए, अपील कोर्ट रिजेक्टेड द सेलर अपील ऑन द फॉलोइंग रीजन। तो अपील कोर्ट ने सेलर की जो रिक्वेस्ट है उसको रिजेक्ट कर दिया है। उसके पीछे एक जो कारण बताया है वो ये है, द कोर्ट फाउंड दैट वनकॉइन एंड इट्स रिलेटेड कंपनीज एंड इट्स फाउंडर रूजा इग्नोटोवा एज बीइंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द underlying agreement was deemed associated with fraud that tempts investor to join a Ponzi scheme। तो यहाँ पर देखिए कितना बड़ा पॉइंट निकल कर सामने आ रहा है कि अपील कोर्ट ने सारी चीज़ें इस बात को खारिज कर दी कि वनकॉइन और इससे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट थे वे सभी फ्रॉड करते हुए पाए गए हैं और इसमें लोगों को एक पोंजी स्कीम ज्वाइन करने के लिए कहा गया था। तो ये एक बड़ा पॉइंट है जो आप सभी को समझना चाहिए कि UAE कोर्ट ने ये कहा है
कि बनकॉइन और इससे रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट थे वो सभी फ्रॉड करते हुए पाए गए थे और इसमें यूज़र को एक फ्रॉड पॉन्जी स्कीम ज्वाइन करने के लिए कहा गया था, यानी एक पॉन्जी स्कीम ज्वाइन करने के लिए कहा गया था। कोर्ट डिफाइन ए पॉन्जी स्कीम एज, कोर्ट ने पॉन्जी स्कीम को डिफाइन भी किया है, आप ये समझिए, a form of defrauding investor by paying dividends to early investors based on money deposit by newer investor। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कंपनी ने ये कंपनी जो है इन्वेस्टर को डिविडेंड देती थी, उन्हें देती थी जिन्होंने पहले ज्वाइन कर लिया, और वो किस पैसे को देती थी, जो नए ज्वाइन कर रहे थे उन लोगों, यानी नए ज्वाइन करने वाले लोगों का पैसा पुराने से पहले से ज्वाइन करे हुए लोगों को डिविडेंड के फॉर्म में दिया जाता था। दिस स्कीम लीड्स टू ए विक्टिम टू बिलीव दैट प्रॉफिट कम्स फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ पर लोगों से कहा जाता था कि जो प्रॉफिट आ रहा है वो प्रोडक्ट सेल होने से आ रहा है, और अदर इन्वेस्टमेंट मीन्स दैट एंड रिमेन अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट अदर इन्वेस्टर आर द सोर्स ऑफ फंडिंग विदाउट रियल इन्वेस्टमेंट इन वैलिड मीन्स। और अदर्स सोर्स का इन्वेस्टिगेशन करने पर भी ये पता चला है कि यहाँ पर विदाउट रियल इन्वेस्टमेंट इन वैलिड मीन्स, तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो कोई रियल इन्वेस्टमेंट नहीं था विदाउट मीन्स। तो हम इस बात का डिस्कशन नहीं करते क्योंकि पहले चीज़ें कुछ थी, बाद में कुछ हुई। अब आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि एजुकेशन है, वन इकोसिस्टम एजुकेशन है, तो वन इकोसिस्टम एक अलग चीज़ है, वन कॉइन का कंसेप्ट जो पहले था वो अलग है। हालांकि चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, वो हम देखेंगे। अभी यहाँ पर हम ये वेबसाइट का आर्टिकल जो है उसका न्यूज़ आपके सामने रख रहे हैं, आप इसको पढ़ने के बाद अपना जो पॉइंट है वो खुद रख सकते हैं कि क्या है। आप कमेंट करके भी बताइए कि आपको क्या लगता है चीज़ें किस तरीके से चलेंगी, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ये कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। द कोर्ट कंक्लूडेड दैट द सोल्ड करेंसी एंड इट्स सर्कुलेशन कंस्टिट्यूट फ्रॉड, यानी कि जो करेंसी बेची गई थी और इसका जो सर्कुलेशन किया गया था वो फ्रॉड कहीं ना कहीं था, विच मीन्स इट एन इनवैलिड ट्रांजेक्शन एंड वायलेशन ऑफ लॉ एंड पब्लिक पॉलिसी। अब ये कह रहे हैं कि जो करेंसी बेची गई थी और जिसका सर्कुलेशन किया गया था उसमें फ्रॉड इंक्लूड था, उसमें फ्रॉड हुआ है, और इस फ्रॉड होने के कारण इस ट्रांजैक्शन को इनवैलिड माना जाएगा, और ये रूल का भी, जो कानून है उसका भी उल्लंघन करता है और पब्लिक पॉलिसी का भी ये उल्लंघन करता है। कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पर ये कहा गया है, द कोर्ट फाउंड द एग्रीमेंट डज नॉट फुलफिल द नेसेसरी एलिमेंट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर आर्टिकल 129B of the civil transaction law, that is objective of the contract must be something possible, specified or specifiable and negotiable। यानी कि ऑब्जेक्ट, अगर दो लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, कुछ विशेषताएं होनी चाहिए और वो नेगोशिएबल भी होना चाहिए। लेकिन आर्टिकल 129B के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं पाया गया, इसीलिए ये चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। विच इनवैलिडेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड रेंडर्स इट वॉइड एब इनटू द रिस्टोर्स द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज टू द स्टेट प्रियर टू द coming into effect of the agreement with the obligation on the seller and to refund the money paid to the buyer। इसीलिए यहाँ पर जो सेलर है उससे बायर की पैसा वापस करने की जो निर्णय है वो लिया गया है। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि जिसने 1 लाख AED का पेमेंट देकर 40,000 वन यहाँ पर बाय किए थे, उनको उनकी 1 लाख AED प्लस 10,000 AED एज कंपनसेशन रिटर्न करने का कोर्ट ने जजमेंट दिया है और ये जजमेंट फाइनल है। यहाँ पर टेक अवे भी है, द मेजॉरिटी ऑफ क्रिप्टो करेंसी डिवाइस देयर वैल्यू एंड इंक्रीज देयरफॉर इन द फॉर्म ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो मेजॉरिटी ऑफ क्रिप्टो करेंसी की जो वैल्यू है वो क्रिप्टो एक्सचेंज पर डिमांड एंड सप्लाई से उनकी वैल्यू ड्राइव होती है। सो विद इन द वाइड encompassing definition of Ponzi scheme by the appeal court, there is a risk of cryptocurrency transaction falling about of article 129B। तो ये यूनाइटेड अरब अमीरात के आर्टिकल 129B का उल्लंघन करती है। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स UAE सेंट्रल बैंक एंड सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी अथॉरिटी एंड द ADGM एंड द DIFC हैव सेट आउट इन रेगुलेशन डिजिटल एसेट विद इंस्ट्रूमेंट सच एज। तो यहाँ पर आप ये देखिए, सेंट्रल बैंक सर्कुलर नंबर 6/2020 स्टोर्ड वैल्यू फैसिलिटी SBF रेगुलेशन
और यहाँ पर आप सिक्योरिटीज़ एंड कमोडिटीज़ अथॉरिटी डिसीजन नंबर 23/RM/2020 कंसर्निंग क्रिप्टो एसेट एक्टिविटीज़ रेगुलेशन DIFC दुबई फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी कंसल्टेशन पेपर नंबर 143 रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो टोकन्स आबू धाबी ग्लोबल मार्केट गाइडेंस रेगुलेशन ऑफ वर्चुअल एसेट एक्टिविटीज़ इन ADGM BER 04280922। तो यहाँ पर आप ये चीज़ें देख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग ये रूल्स क्या कहते हैं, इनके अकॉर्डिंग क्रिप्टो और डिजिटल एसेट में क्या होना चाहिए वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। द रेगुलेशन सेट फोर्थ those above and other in the digital asset industry provide for various forms of licensing depending on the activity of the digital asset economy failing to operate within the confines of the rule and regulation or license accordingly may lead to the invalidation of digital asset transaction on the premise that they do not conform the article 129B of the civil transaction law or be considered a Ponzi scheme within the definition adopted by the appeal court. And for buyer who may have suffered from questionable transaction, the appeal court judgment provide a sign of relief in the technical contemporary of UAE court to deduce and adjudicate the digital asset dispute। तो यहाँ पर डिजिटल एसेट डिस्प्यूट के लिए 4 पॉइंट बताए गए हैं। अगर कोई भी डिजिटल एसेट इनको फॉलो करता है तो वो वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज उसको इनवैलिड ट्रांजैक्शन इनवैलिडेशन के अंतर्गत माना जाएगा। और आज हमने जो यूनाइटेड स्टेट का लोग एग्जाम्पल देते थे कि वहाँ पर वन ये है, वन वो है, वन कॉइन ये है, वन कॉइन वो है, उसकी सारी जो अंदर की बातें हैं आपके सामने आज आ गई हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें में कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिल जाएगी। इस आर्टिकल को आपको पढ़ना है तो lexology.com पर जाकर आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप रिलेटेड हिंट्स हमारी वेबसाइट wjsnews.com पर भी ले सकते हैं, वहाँ पर भी आपकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड मिल जाएगी। फिलहाल यही है कि वन कॉइन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड एक केस यूनाइटेड अरब अमीरात के कोर्ट में गया था, जहाँ पर उसको वन कॉइन की वैल्यू किस तरीके से डिसाइड की जाती है ये कोर्ट ने रखा। कोर्ट ने कहा कि जब तक कोई एक्सचेंज नहीं है तो पुरानी और अभी की सारी वैल्यू कंसीडर नहीं की जाएंगी, उनकी कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पर डिफेंडेंट का ये कहना था कि भाई अगर वैल्यू नहीं है तो वो वैल्यू डील सेकर पर क्रिएट की गई है, लेकिन डील सेकर को भी यहाँ पर आगे डील सेकर भी कई सारी पॉलिसी को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए डिजिटल एसेट की पॉलिसी को फॉलो नहीं करता। और वन कॉइन से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट थे या कंपनीज थी वो कहीं ना कहीं फ्रॉड में इनलिप्त है, उन्होंने फ्रॉड किया है, इसीलिए इस अपील को जो है खारिज कर दिया गया है और जो विक्टिम है उन्हें उनका पैसा यहाँ पर लौटाने की बात की गई है। तो यही थी आज की न्यूज़। आई होप आपको पूरी समझ में आ गई होगी। कुछ डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।